आदिम काल में मानव जाति अग्नि से अनभिज्ञ थी। मानव नहीं जानता था कि आग क्या चीज है। वह अपने जीवन में आग का उपयोग नहीं जानता था। उस जमाने में जब रात होती तो हर तरफ अंधेरा छाया रहता था। जंगली जानवरों की हुकारें सुनाई देती थी। लोग सिमटकर ठिठुरते हुए सोते थे। रोशनी न होने से रात बहुत ठंडी और डरावनी होती थी। उस समय आग नहीं होने के कारण मानव कच्चा खाना खाता था। वह अधिक बीमार पड़ता था और उसकी औसत आयु भी बहुत कम होती थी। स्वर्ग लोक में फुशी नाम का देवता रहता था। जब उसने धरती पर रहने वाले मानव का दूभर जीवन देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ और दया आई। उसने सोचा कि मानव को आग से परिचित करवाया जाए। उसे एक उपाय सूझा। उसने अपनी दिव्य शक्ति से जंगल में भारी वर्षा के साथ बिजली गिराई। एक भारी गर्जन के साथ जंगल के पेड़ों पर बिजली गिरी और पेड़ आग से जल उठे। देखते ही देखते आग की लपटें चारों तरफ तेजी से फैल गईं। लोग बिजली की भयंकर गर्जन और धधकती हुई आग से भयभीत होकर दूर भाग गए। कुछ समय के बाद वर्षा थम गई और बिजली का गर्जन शांत हुआ। रात हुई तो वर्षा के पानी से जमीन बहुत नम और ठंडी हो गई। दूर भाग चुके लोग फिर इकट्ठे हुए। वे डरते डरते पेड़ों पर जल रही आग देखने लगे। तभी एक नौजवान ने पाया कि पहले जब रात होती थी तो जंगली जानवर हुंकार करते सुनाई देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। क्या जंगली जानवर पेड़ों पर जलती हुई इस सुनहरी चमकीली चीज से डरते हैं? नौजवान मन ही मन इस पर विचार करता रहा। वह हिम्मत बटोरकर आग के निकट गया तो उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर गर्म हो उठा है। आश्चर्यचकित होकर उसने लोगों को आवाज दी, आओ देखो, ये जलती हुई चीज खतरनाक नहीं है, ये हमें रोशनी और गर्मी देती है। इसके पश्चात मानव ने यह भी पाया कि उनके आसपास जो जानवर आग से जलकर मरे, उनका मांस बहुत महकदार था। चखा तो स्वाद बहुत अच्छा लगा। सभी लोग आग के पास जमा आए। आग से जले जानवरों का मांस खाया। उन्होंने इससे पहले कभी पके हुए मांस का स्वाद नहीं लिया था। मानव को समझ आ गई कि आग सचमुच उपयोगी है। अब तो वे पेड़ों की टहनियां और शाखाएं एकत्रित करके जलाने लगे और आग को सुरक्षित कर रखने लगे। लोग रोज बारी बारी से आग के पास रहते हुए उसे बुझने से बचाते रहे। एक रात आग की रक्षा करने वाले व्यक्ति को नींद आ गई और वह सो गया। लकड़ियां पूरी तरह जल जाने के कारण आग बुझ गई। इस एक व्यक्ति की नींद के कारण मानव जाति पुनः अंधेरे और ठंड से जूझने लगी। जीवन दोबारा बहुत दूभर हो गया। देवता फुशी ने ऊपर में ये जाना तो उसने उस नौजवान मानव को सपना दिखाया, जिसमें उसने युवा को बताया कि दूर दराज पश्चिम में स्वीमिन नाम का एक राज्य है। वहां आज की बीज मिलती है। तुम वहां जाकर आग की बीज वाप लाओ। सपने से जागकर नौजवान ने सोचा, सपने में देवता ने जो बात कही थी मैं उसका पालन करूंगा। तब वह आग की बीज तलाशने हेतु रवाना हो गया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लंघ, गहरी नदियों को पार कर और घने जंगलों से गुजर, लाखों कठिनाइयों को सहते हुए वो अंत में स्वीमिन राज्य पहुंचा। लेकिन यहाँ भी न कोई रोशनी न आग मिलती थी। हर जगह अंधेरा ही अंधेरा थी। नौजवान को बड़ी निराश हुई तो स्वीमु नाम के एक किस्म के पेड़ के पास बैठा और विश्राम करने लगा। सहसा नौजवान की आंखों के सामने चमक चौंधी, फिर चली, फिर एक चमक चौंधी, फिर चली गई, जिससे चारों ओर हल्की हल्की रोशनी से जगमगा उठा। नौजवान तुरंत उठ खड़ा हुआ और चारों ओर नजर दौड़ते हुए रोशनी की जगह ढूंढने लगा। उसे पता चला था कि स्वीमु नाम के पेड़ पर कई पक्षी अपने कड़े चोंच को पेड़ पर मार मार कर उसमें पड़े कीट निकाल रही हैं। जब एक बार वे पेड़ पर चोंच मारती तो पेड़ में से तेज चिनगरी चौंक उठी। ये देखकर नौजवान के दिमाग में यह विचार आया कि कहीं आग के बीज इस प्रकार के पेड़ में छिपे हुए तो नहीं। उसने तुरंत स्वीमु के पेड़ पर से एक टहनी तोड़ी और उसे पेड़ पर रगड़ने की कोशिश की। सचमुच पेड़ की शाखा से चिनगरी निकली, पर आग नहीं जल पाई। नौजवान ने हार नहीं मानी। उसने विभिन्न रूपों के पेड़ की शाखाएं ढूंढकर धीरज के साथ पेड़ पर रगड़ते हुए आजमाइश की। अंत में उसकी कोशिश रंग लाई। पेड़ की शाखा से धुआं निकला, फिर आग जल उठी। इस सफलता की खुशी में नौजवान की आंखों में आंसू भर आए। नौजवान गृह स्थल वापस लौटा। वो लोगों के लिए आग की ऐसी बीज लाया था जो कभी खत्म नहीं होने वाले थे। आग के बीज थे लकड़ी को रगड़ने से आग निकालने का तरीका। तभी से संसार के मानव को आग का लाभ प्रकट हुआ। अब उन्हें सर्दी से कोई भय न था। इस एक नौजवान की बुद्धिमत्ता और बहादुरी का सम्मान करते हुए लोगों ने उसे अपना मुखिया चुना और उसे स्वीरन यानी आग लाने वाला पुरुष कहते हुए सम्मानित किया। बहुत पुरानी बात है। एक विशाल और घने जंगल का जिक्र है। एक दिन इस जंगल में विकराल आग भड़क उठी। इस आग से भयभीत होकर सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस भगदड़ में जंगल की एक छोटी चिड़िया भी थी।
उसने देखा कि सभी जानवर आतंकित हैं और उसने सोचा कि उसे जंगल में फैली इस आग को बुझाने में मदद करनी चाहिए। इस विचार के साथ नन्ही चिड़िया एक नदी के पास पहुंची और अपनी छोटी सी चोंच में नदी का पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश करने लगी। ये देख एक उल्लू सोचने लगा कि यह चिड़िया कितनी मूर्ख है, इतनी भयानक आग उसके लाए थोड़े से पानी से कैसे बुझेगी। उल्लू ने चिड़िया के पास जाकर कहा कि वो बेकार में मेहनत कर रही है, उसके लाए पानी से यह विशाल आग कैसे बुझेगी। इस पर चिड़िया ने विनम्रता से उत्तर दिया कि उसे बस अपना प्रयास जारी रखना है, चाहे आग कितनी भी भयंकर क्यों ना हो। इसे सुनकर उल्लू बहुत प्रभावित हुआ और चिड़िया के साथ मिलकर आग बुझाने में जुट गया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें हमेशा अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। ये कहानी है एक छोटी सी चिंगारी की जो जंगल के बीच किसी अनजान यात्री द्वारा कहीं जलाई गई, जिसके बाद फिर वो चिंगारी कब पूरे जंगल को जला देने का कारण बनी, असंख्य वन्य जीवों का काल बन उन्हें लील गई। ये कहानी अनेक प्रश्न खड़े करती है, उस चिंगारी को लेकर, जलाने वाले उस मुसाफिर को लेकर और उन असंख्य जीवों को लेकर, जिसके निष्कर्ष का निर्णय मात्र पाठक ही कर सकते हैं कि आखिर एक चिंगारी आखिर क्या कर सकती है। बात उस समय की है जब तरुण अपनी तरुणावस्था को पार कर ही रहा था कि न जाने कब उसे क्या सूझी क्यों न किसी रोमांचक यात्रा पर जाया जाए। अनजान रास्तों पर अनेकों चुनौतियों का सामना करते हुए जाने का रोमांच ही कुछ अलग होता है। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद 2 महीनों की छुट्टियों को बिताने का यह आइडिया तरुण को एक फिल्म देखकर आया था। उसने अपने तीनों मित्रों को तुरंत फोन किया और उन्हें इस यात्रा के बारे में बताया कि क्यों न इस बार कुछ अलग किया जाए। शहर से कुछ ही दूर करीब 50 किलोमीटर पर एक जंगल था जिसके चारों ओर वन विभाग ने कांटेदार बाड़ लगाई हुई थी और बाहरी किसी भी व्यक्ति का जंगल के अंदर जाना बिल्कुल मना था। तरुण ने अपनी इस रोमांचक यात्रा के बारे में अपने 3 दोस्तों को, जो उसके ही हमउम्र थे, वो पहले तो थोड़ा झिझके, लेकिन तरुण के पूरे प्लान को सुनकर उनकी भी आंखों में चमक आ गई और वो भी उसके साथ जाने को तैयार हो गए। सुबह मौसम अन्य दिनों की अपेक्षा थोड़ा अधिक गर्म था, लेकिन ये बात तरुण, मुकेश, राकेश और पीयूष के लिए और अधिक अच्छी थी। गर्म मौसम को देखते हुए चारों ने तय किया कि क्यों ना वो मोटरसाइकिल के द्वारा अपनी इस यात्रा पर चले। 2 मोटरसाइकिल पर चारों मित्र बड़े ही आराम से यह यात्रा कर सकते थे। रात वही जंगल में बिताकर फिर अगले दिन घर लौट आने का विचार था। जंगल के सफर के लिए आवश्यकतानुसार सभी चीजें, जिसमें शिविर लगाने के लिए टेंट, कुछ औजार और हथियार, खाना बनाने के लिए कुछ बर्तन, बियर की बोतलों का स्टॉक लेकर वो चारों जंगल के सफर को चल पड़े। वो जैसे जैसे जंगल के निकट पहुंचने लगे, रास्ते में उन्हें वन विभाग द्वारा लगाए गए बोर्ड द्वारा निर्देश दिखने लगे, जिसमें वन्य सुरक्षा संबंधी अनेकों सुझाव लिखे थे, लेकिन वो उन सबको नजरअंदाज करते हुए ऐसे स्थान को तलाश रहे थे जहां से वो बिना किसी के नजर में आए वन के भीतर प्रवेश कर एक ऐसे वन के भीतर के नजारे का आनंद ले सके जहां किसी भी मानव का अंदर प्रवेश करना सख्त मना है। आखिर यही तो तरुण का रोमांचक आइडिया था। जहां पर आमजन का प्रवेश निषिद्ध हो, वहीं पर जाने का रोमांच ही कुछ अलग होगा। बिना किसी के नजर आए वो वन में प्रवेश कर गहराई में अंदर तक जाएंगे, वहीं कोई छोटा मोटा शिकार कर रात बिता कर आ जाएंगे। लेकिन आगे जंगल में प्रवेश करने के बाद क्या होगा ये तो उनकी समझ से बाहर था, और भविष्य की परतों में क्या छिपा होगा ये कोई नहीं जानता था। मुख्य सड़क पर चलते चलते रास्ते में एक सूखी नदी मिली जो जंगल के बीचों बीच से गुजरती थी। चारों ने सोचा क्यों न इस नदी के रास्ते से जंगल में प्रवेश किया जाए और कुछ दूर जाकर फिर जंगल में प्रवेश कर लिया जाए। दोपहर का समय हो चुका था। सीधी धूप सिर पर लगती हुई चारों को गर्मी से बेहाल किए थी। नदी के रास्ते जंगल में प्रवेश करते ही वो जंगल के अंदरूनी भागों में जाने लगे। गर्मी से चारों के गले सूख चले थे। तभी तरुण बोला क्यों न यही थोड़ी देर रोका जाए और गर्मी में ठंडी बियर से, जो अब तक गर्म हो चुकी थी, उसे से ही थोड़ा गला तर कर लिया जाए, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। चारों वहीं जंगल में बड़े आराम से बैठने का इंतजाम कर वहीं खाने पीने लगे। कुछ देर में जंगल से कुछ अजीब सी आवाज, जो शायद किसी के चलने की आवाज थी, सुनाई थी। मुकेश बोला यार तुमने कुछ सुना? कोई आवाज आई। राकेश बोला कुछ नहीं है, शायद तुम्हारे कान बज रहे हैं या नशा हो गया है। तभी वह आवाज करीब से तेज आने लगी, जिससे एकाएक चारों चौकन्ने होकर तुरंत खड़े होकर इधर उधर देखने लगे कि यह आवाज किसे और से आ रही है और किसकी आवाज है। कहीं यह वन विभाग के कोई अफसर तो नहीं तो बहुत मुसीबत हो सकती है। जल्दी से वो पेड़ों के पीछे छिप गए और आवाज की ओर देखने लगे। जैसे जैसे आवाज और पास आती गई, तभी सामने से एक झाड़ी हिलती हुई दिखाई पड़ी और फिर एकदम शांत हो गई। चारों कुछ देर उस ओर देखते रहे कि आखिर वहां क्या है, लेकिन कुछ भी हरकत न होने के कारण वो समझ गए कि वहां कुछ भी नहीं है, कोई छोटा मोटा जानवर होगा जो चला गया होगा।
इतना कहकर तरुण जैसे ही बाहर निकलने लगा, पीयूष ने एकाएक उसे रोकते हुए कहा, रुको, वहां कोई खतरनाक जानवर भी हो सकता है। वो अपने साथ सुरक्षा एवं शिकार हेतु एक धारदार तेज बड़ा चाकू ले आया था। पीयूष कहने लगा, तुम तीनों यहीं रुको, मैं देखता हूँ। अगर कोई खतरा हुआ तो मैं तुम्हें इशारा करूंगा। पीयूष, जिसे पहले भी शिकार का अनुभव था और तीनों की अपेक्षा शारीरिक रूप में अधिक सुदृढ़ भी था, राकेश बोलने लगा, नहीं तुम मत जाओ, मैं आगे बढ़कर देखता हूँ। यदि कोई जंगली जानवर हुआ तो मैं भागकर पेड़ पर चढ़ जाऊंगा और तुम पीछे से घात लगाकर मार सकते हो। पेड़ के पीछे से राकेश हाथ में लाठी लेकर धीरे धीरे झाड़ियों की ओर आगे बढ़ने लगा। जंगल में एकदम सन्नाटा सा छा गया था। राकेश को अपनी दिल की धड़कन बड़ी तेजी से सुनाई देने लगी, लेकिन अपने डर पर काबू करते हुए वो बड़ी ही सावधानी से बिना कोई आवाज किए उस ओर बढ़ने लगा। डंडे से जैसे ही उसने झाड़ियों को हटाया तो अचानक से एक बहुत तेज टक्कर उसके बाईं ओर से उसकी टांगों पर लगी और वह हवा में झिटकते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टांग से खून बहने लगा, जिस पर सींग का वार किया गया था। जैसे ही उसने पलटकर देखा, एक जंगली सुअर उसकी ओर बड़ी तेजी से हमलावर मुद्रा में भागा चला आ रहा था। पेड़ पर चढ़ना तो दूर, अब राकेश का दिमाग कुछ भी निर्णय लेने की स्थिति में न था और वो बहुत तेजी से चीखा, बचाओ। पीयूष बड़ी तेजी से भागता हुआ सुअर का ध्यान बटाने के लिए उसके पीछे से हमलावर मुद्रा में चाकू से वार करने लगा। ये देख तरुण और मुकेश भी रस्सी और छुरे की सहायता उस जंगली सुअर पर एक साथ वार करने लगे, किंतु इस बीच पीयूष को भी बहुत गहरी चोटें लगी और वह जंगली सुअर उनके हाथ से निकल जंगल की ओर भाग निकला। थोड़ी देर चारों एक दूसरे की ओर भय से देखते ही रहे और किसी तरह अपनी चोटों को पानी से धोकर जो वह अपने पीने के लिए लाए थे, किसी प्रकार पट्टी कर शांत बैठ गए। जंगल में अक्सर ऐसा ही होता है, कभी शिकार शिकारी बन जाता है और कभी शिकारी शिकार। ये बात उन चारों को अब समझ में आ चुकी थी कि वास्तव में जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी अक्सर हम समझते हैं। जो हम सोचते हैं कई बार वो मात्र कल्पनाएं ही होती हैं। अभी तो वह मात्र जंगल में कुछ ही दूर तक आए थे, जिनमें उनका सामना एक खतरनाक सुअर से हुआ था। ऐसे अनेकों खूंखार जानवर जो जंगल के इन अनजान रास्तों में उनका इंतजार कर रहे थे। ये सोचकर उन्होंने फैसला किया कि अब वह रात इस जंगल में नहीं बिताने वाले। अब वो तुरंत कुछ खाना बना और खाकर रात होने से पहले पहले ही घर की ओर निकल जाएंगे। कुछ हल्का बनाकर ही उन्होंने काम चला पेट भर निकलने की सोची और थोड़ी ही देर में वह चारों अपना सारा सामान समेटकर वापस अपने घर की ओर लौट गए। अगली सुबह पीयूष सुबह घर पर नाश्ता करते हुए टेलीविजन को ऑन किया तो न्यूज आ रही थी कि पास ही के जंगल में भयानक आग लग गई है, जो पिछले दिन किसी अनजान कारण से न जाने कैसे लग गई, जिसके कारण लाखों जानवर और वन जलकर स्वाहा हो गए। इस आग को बुझाने के लिए सरकार बड़े स्तर पर कार्य कर रही है। लाखों रुपए इस आग को बुझाने हेतु लगाए जा रहे हैं। हजारों सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं, लेकिन जंगल की यह आग रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस आग से निकले धुएं से शहर का पूरा वातावरण प्रदूषित होने के कारण आम जनता को भी मास्क लगाने की सलाह दी गई और स्थिति पर जल्द से जल्द काबू पाने का वायदा किया। ये सब सुनने के बाद पीयूष मन ही मन खुद को कोसने लगा कि एक रोमांच के कारण उसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। आखिर हम कब सुधरेंगे? कब हम अपनी और अन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों को तोड़ना, रोमांच न समझकर इन नियमों का पालन करना अपनी जिम्मेदारी समझेंगे? नियमों को तोड़ना तो आसान है, लेकिन उनके दुष्परिणामों से बच निकलना बहुत ही कठिन है। आखिर एक चिंगारी संपूर्ण जंगल को जला सकने में सक्षम है।